वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पढ़ा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। दो डिसीज के बारे में पढ़ा, गोनोरिया और सिफिलिस। दोनों ही बैक्टीरियल कॉजिंग डिसीज है और दोनों ही क्योरेबल है। डिफरेंट टाइप से वो स्प्रेड होती हैं और उनके सिम्टम्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है तो दे आर मे बी हैव दिस टाइप्स ऑफ डिसीज। ओके, तो दूसरा जो सिफिलिस था वो एक्सटर्नली भी पाया जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एक्सटर्नल भी कोई आया हुआ है तो उसको भी हो जाने के चांसेस है। एंटीबायोटिक और पेन किलर ऐसे दो मेडिसिन है जिनसे वो चीज़ें कम हो सकती हैं और वो बेहतर फील करेंगे और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। बट आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो वायरल डिसीज़ का है, जो वायरस से होती है और जो क्यूरेबल नहीं है, यानी जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। वो दो डिसीज़ है एड्स और जेनाइटल वॉर्ट्स। एड्स के बारे में तो हम सबको पता है कि एड्स क्या होता है, कुछ ना कुछ तो हम लोग पढ़ते और जानते ही रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये पहले पाया गया था, जो सेक्सुअल वर्कर होती हैं उनमें ये पहले देखा गया था, क्योंकि उनका जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है वो मोर देन वन पर्सन से होता है और धीरे धीरे वो किसी न किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गई और उनसे इस चीज़ को उन्हें हो गया। फर्स्ट इसको यूएसए में देखा गया था एक सेक्सुअल वर्कर में, देन इंडिया में पाया गया। तो ये जो है हर कुछ टाइम के बाद बढ़ते ही जा रहा है। और मेन बात है कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो कंट्रोल में नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्यूरेबल नहीं है। इंसान अपने आप को किसी भी हद तक बचा नहीं सकता है जिसको ये हो गया है। पहले हम लोग जान लेते हैं एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब कि आफ्टर द बर्थ इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जिससे हमारा हर पर्सन का एक इम्यून सिस्टम होता है जो फाइट करता है फॉरेनर जो पार्टिकल्स बॉडी पर अटैक करते, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। डिसीज डिफिशियंसी यानी किसी भी चीज़ की कमी, और सिंड्रोम एक टाइप की बीमारी होती है जो एक क्लस्टर में होती है, एक बीमारी नहीं होती है, वो पूरे एक ग्रुप में बीमारी होती है। तो क्या होता है कि देखो और सब बीमारियां जो थी वो कहीं ना कहीं इम्यून के बेस पे नहीं थी, बट एड्स जो बीमारी है वो इम्यून को डिफिशियंसी कर देती है, कमी कर देती है इम्यून सिस्टम में, और सारी चीज़ें जो थी वो क्यूरेबल थी। यहाँ पे एड्स इसलिए क्यूरेबल नहीं है क्योंकि देखो हमारी बॉडी पर जब फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो उससे फाइट करता है। हमारी बॉडी में WBC है जो फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है एज अ सोल्जर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जिस पर्सन को एड्स हुआ है उस पर्सन में जो वायरस पाया जा रहा है वो उस पर्सन की बॉडी में जो WBC है उसी को ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे उसकी WBC को ख़त्म कर देता है। जब बॉडी में WBC नहीं रहेगी, जब इम्यून सिस्टम ही उसका वीक होता जाएगा तो वो किस चीज़ से फाइट करेगा और कैसे फाइट करेगा, कैसे फॉरेन पार्टिकल्स से उस बॉडी को बचाएगा, ठीक है। तो एड्स इसीलिए इसकी डिसीज़ का कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पर्सन को एड्स हुआ है उसको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इलनेस, कुछ ना कुछ डिसीज होती ही रहेगी, क्योंकि देखो जो फाइट करने वाला WBC है वही खत्म हो गया है बॉडी में। तो कभी उसको फीवर होगा, कभी उसको लूज मोशन होगा, कभी पेन होगा, कभी स्टमक पेन होगा, तो कभी उसको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है जैसे TB की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, क्योंकि जो फाइट करने वाले एलिमेंट्स है वो बॉडी में है ही नहीं है। तो इस तरह से मतलब एक के बाद उसको मतलब चीज़ें उसकी बॉडी में ख़त्म होती जाएंगी। समझ में आ रही है? बॉडी उसकी हमेशा इल रहेगी, इलनेस उसकी बढ़ती जाएगी, हर टाइम वो पर्सन बीमार होता ही जाएगा, कभी कोई बीमारी कभी कोई भी, कंटिन्यूसली उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चलती ही जाएगी। तो एड्स से तो कभी एक टाइम के बाद वो मरेगा, बट क्योंकि इम्यून सिस्टम को ख़त्म होने की वजह से जो बीमारियां उसको बॉडी में हो गई हैं उससे वो पहले मरेगा। तो इम्यून सिस्टम
जो होता है वो हमारी बॉडी का एक पावर बैंक होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, इलनेस से बचाता है और हमें स्ट्रांग रखता है। तो एड्स जिस पर्सन को हुआ है उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी का जो WBC है उसी पे अटैक कर दिया किसने, वायरस ने। और कौन से वायरस ने, इसका जो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस जो पाया जाता है एड्स में, वो सीधे के सीधे WBC पे अटैक करता है और इस WBC के अटैक की वजह से इम्यून सिस्टम धीरे 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 खत्म होता जाता है। अब जैसे जैसे खत्म होगा, कोई भी बैक्टीरिया अटैक किया तो कुछ बैक्टीरियल डिसीज हो जाएगी, वायरस अटैक किया तो कोई वायरस डिसीज हो जाएगी, कभी फीवर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो इंसान किसी भी तरह से फिट फील नहीं करेगा, उसकी इलनेस हर दिन बढ़ती जाएगी और कभी ना कभी उसको एक बड़ा डिसीज हो जाएगा जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। एड्स से तो बाद में होगी, मगर उससे पहले बड़े बड़े जो बीमारियां उसकी लाइफ में आएंगी उससे वो पहले चला जाएगा। तो इसीलिए इस डिसीज को बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी इसको माना जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब ऐसी डिसीज जो आफ्टर द बर्थ होती है, ठीक है, आफ्टर द बर्थ होती है, जो इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और ये एक सिंड्रोम है, एक क्लस्टर ऑफ सिंड्रोम है, एक क्लस्टर ऑफ डिसीज है जो धीरे धीरे इस वायरस के अटैक से इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती है, ठीक है। तो मतलब इससे ये नहीं है कि जैसे उसमें था कि चलो ये हो गया वो हो गया, ये तो इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जा रहा है। और इसका कॉजिंग एलिमेंट कौन सा है, एजेंट क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये दो चीज़ें तो बहुत इजी है टर्म्स, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है, कहीं ना कहीं हम लोग ने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाउ टू स्प्रेड, ये किस तरह से स्प्रेड होता है, ये किस तरह से स्प्रेड होता है, ये इनक्योरेबल है, यानी इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकला है। एंड फैटल है, पूरी तरह से खत्म हो जाने वाले, पर्सन को खत्म करने वाली ये बीमारी है। एज इट सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को ही धीरे धीरे सप्रेस कर रही, खत्म करती जा रही, पुश करती जा रही है बैक में, और करते 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 उस पर्सन को एक दिन खत्म करने वाली बीमारी है। तो क्या है, इनक्योरेबल है, फैटल है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। इट कॉन्टेजिनियस, ये जो है इट कैन बी कॉन्टेजिनियस, ये जो है बहुत जल्दी स्प्रेड होती है बीमारी, ठीक है। कैसे स्प्रेड हो रही है, अनक्लीन नीडल्स और अनस्क्रीन ब्लड से। क्या होता है कि पहले के टाइम में था कि सिरिंज जो थी, एक सिरिंज से कई लोगों को को यूज़ किया जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी डिस्पोजेबल सिरिंज वगैरह है जिससे एक पर्सन को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोजेबल कर दिया जाता है, दूसरे को यूज़ नहीं किया जाता। क्या रीज़न है, यही रीज़न है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन एड्स का है तो ये ब्लड में वायरस रहता है, और इस ब्लड, अगर उसका ब्लड किसी और में चला जाए या उसका ब्लड किसी सिरिंज से यूज़ किया हुआ वो सिरिंज किसी और को लग जाए तो ये बीमारी फौरन हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी ब्लड डोनर भी है, वो किसी को ब्लड डोनेट भी कर रहा है, तो पहले उसका टेस्ट होता है कि उसको HIV तो नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही इन्फेक्टेड है, बाकी वो किसी को डोनेट कर रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीमारी क्या है, ऐसा नहीं कि फौरन हमें पता चल गया कि भाई इनको तो HIV हो गया। वो धीरे धीरे पर्सन का इम्यून सिस्टम गिरता जाएगा, और जब वो टेस्ट कराने जाएगा तो पता चला उसको एड्स हुआ है। तो उसको खुद तुरंत नहीं पता रहेगा, उसको भी कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि उसको एड्स हुआ है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन का, उसके लिए नीडल का जो यूज़ होता है, सिरिंज का जो यूज़ होता है, उसको भी डिस्पोजेबल किया जाता है जिससे किसी और को यूज़ ना हो सके। अब पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए चांसेस ज़्यादा बढ़ गए थे बीच में, तो अब डिस्पोजेबल होने से चांसेस कुछ कम है। अनस्क्रीन ब्लड, यानी किसी भी पर्सन का अगर ऑपरेशन होने वाला है या किसी भी पर्सन का ब्लड डोनेट वाली जो मैंने भी बात की वो होने वाला है, तो पहले उसका HIV टेस्ट होगा कि उसको है कि नहीं, क्योंकि अगर उसके ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी और को आ जाए, किसी और के बॉडी और किसी और के बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, तो उस पर्सन को भी होने के बहुत चांसेस हैं पूरी तरह से। इसीलिए ये जो है जो एड्स है वो ब्लड में
के फ्यूज़न से भी हो सकता है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने से, सीरिंग को यूज़ करने से, इसलिए इसको अनस्क्रीन ब्लड से भी हो सकता है। बाई हैविंग अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल ओरल और एनल सेक्स, यानी जो भी पर्सन है वो अगर अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने सेक्सुअल वर्कर की बात की थी कि उन्हें भी ये चीज़ हो गई थी क्योंकि वो मोर देन वन पर्सन से इस तरह के रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो अनप्रोटेक्टिव जो भी उनके भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है उससे भी होने की चांसेस है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी अगर मदर को है, देखो आप सोचोगे कि ये तो आफ्टर बोल रही है, एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर द बर्थ, बट यहाँ पे तो मदर से बेबी को हो गया, तो ये उन केस में होगा जब मदर को भी है। अगर मदर को भी है तो वो जो उसके वोम्स में जो बेबी है वो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड जाएगा ना मदर का। मैंने क्या बोला कि ब्लड का जो है, ब्लड से होने के फुल चांसेस हैं, मगर अगर हम कहें कि गले मिलने से 8% से, हाथ मिलाने से 8% से, इससे नहीं एड्स फैलता है। कोई पर्सन अगर 8% थूक दिया तो उससे नहीं फैलेगा क्योंकि ये ब्लड नहीं है। ब्लड यानी जो उसका फ्लूइड है, उसका जो फ्लूइड है बॉडी का, उसमें ये वायरस पाए जाते हैं, तो फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। बाकी आप उस पर्सन से हाथ मिलाओ, उससे गले लगो, वो अगर थूक दिया तब भी ये चीज़ नहीं फैलेगी। समझ में आ रही बात? बाई हैविंग, ये हो गया। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को है तो चाइल्ड को तो होना ही होना है। बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, यानी मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे को भी है, तो यानी जो पर्सन, जो औरत या जो है लेडी, अगर उसको है तो उसको फिर बच्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक और लाइफ को बर्बाद कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि ये क्यूरेबल नहीं है, ये पहले ही हम लोगों ने बात कर ली थी, तो बहुत हो सकता है तो उस पर्सन को ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाए जिसमें उसकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल रह सके। बट ये सब भी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है अभी कि उससे उसको फुल्ली बचाया जा सके। बट हाँ, कुछ अच्छे इन्वायरमेंट दिए जाए, कुछ उनको हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए जिससे वो कुछ लॉन्ग लाइफ रह सके, ठीक है। तो ये था एड्स, जो आई होप समझ में आ गया हो कि ये इनक्यूरेबल है, फैटल है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला वायरस है जो ब्लड में, फ्लूइड में पाया जा रहा है। ये बचाने के लिए हम नीडल का यूज़ जो होता है, हर पर्सन को एक नीडल से नहीं कर सकते हैं। अनस्क्रीन ब्लड का जो होता है उससे ये फैलता है, ठीक है। अनक्लीन नीडल से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल और ओरल सेक्स वगैरह से फैलता है, चाइल्ड और माँ के बीच जो प्रेगनेंसी में रिलेशन होता है उससे फैलता है, और इंटरकोर्स के दौरान भी ये फैलता है। इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इससे ट्रीटमेंट बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो वायरल डिसीज है वो है जेनाइटल वॉर्ट्स, यानी फफोले जो बॉडी में पड़ जाते हैं, ये एक्सटर्नली ज़्यादा पाया जाता है। कॉजिंग एजेंट क्या है? HPV। HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV का क्या फॉर्म, देखो यहाँ पे भी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है और यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो आई थिंक ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि जो पहला वीडियो था बैक्टीरियल वाला उसमें जो थे नाम थोड़े टफ थे, यहाँ पे तो थोड़ा इजी है ना, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। ये कैसे फैलता है? causes warts over external genitalia, unprotected sex with a infected person, partner, कवर। तो यहाँ पे भी यही है कि जो वॉट्स है अगर वो किसी भी जेनाइटल पार्ट्स में है और तो सेक्स वगैरह से बचना चाहिए, और अगर बाहर है तो एक्सटर्नली भी वो फैल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे उस पर्सन को थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि वो और लोगों को ना दे सके। डायरेक्ट टच से भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत उस जो वॉट्स है उसको हम कवर करके रख सकते हैं जिससे उससे निकलने वाले सिक्रेशन या उससे निकलने वाले जो भी वायरस है वो किसी और तक ना जा सके।
अपने हाथों को वॉश करके रखना चाहिए अगर किसी के वॉट्स से टच हो गया तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि वॉट्स भी एक अनक्यूरेबल डिसीज़ है। अगर किसी को हो रहा है तो उससे स्प्रेड हो सकता है, कम होने का चांस नहीं है। तो अगर किसी ऐसे पर्सन को वॉट्स वगैरह हुआ है तो उससे काफ़ी दूर रहना चाहिए, उसके एक्सटर्नल टच में भी नहीं आना चाहिए और सेक्सुअल टच में भी नहीं आना चाहिए। और जो पर्सन को हुआ है उसको खुद इस चीज़ का नॉलेज और अवेयरनेस होना चाहिए कि वो अपने वॉट्स को कवर करके रखे और स्प्रेड ना करे। तो ये कुछ डिसीज़ थे जो वायरस इन्फेक्टेड डिसीज़ थे, जो अनक्यूरेबल डिसीज़ है, इनका ट्रीटमेंट नहीं है और बहुत ही डेंजर डिसीज़ है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और ये पूरी तरह से उस पर्सन को ख़त्म ही कर देता है। तो आई होप आज का भी लेक्चर समझ में आ गया हो। यहाँ पे हम लोगों ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसके टाइप्स देख लिए और हर डिसीज़ के कॉजिंग एलिमेंट्स से लेके उनके स्प्रेड किस तरह से हो रहा है, उनके सिम्टम क्या है और अगर ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज पढ़ के कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का और जल्दी से चैप्टर होने वाला है ख़त्म। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर भी इसके देखेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।